हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास है और अब आप लोगों के पास समय भी नहीं बची है कि आप लोग थोड़ा भी टाइम बर्बाद करें या इधर उधर की बातें सोचें। अब इतना कम टाइम रह गया है कि अगर हम लोग चाहें कि अगर इधर पढ़ाई न करें, थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा एग्ज़ाम में भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, अगर पढ़ाई में कहीं भी थोड़ा अवरोध आ रहा है तो हम लोगों को उससे दूर होना चाहिए और अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए, बिना इधर उधर का ध्यान किए हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, क्योंकि अब टाइम इतना बची नहीं है। चाहे आप वन डे एग्ज़ाम की पुलिस की परीक्षा तो शुरू हो चुकी है, इसके बाद आने वाली ये पीसीएस 27 अक्टूबर डेट पड़ी है और इस 27 अक्टूबर को अब मात्र कितने दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बच पाए। देखा जाए तो आज 21 तारीख तो हो ही गई है, तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 6 दिन इसमें बचे हैं और 60 दिन, वो सब मिला के 66 दिन ही बचे हैं पीसीएस में। और इतना कम टाइम पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही कम टाइम है। अगर अपने सभी प्रश्नों को करना चाहा, किताबों को उठा कर पढ़ना चाहा, या जैसे आजकल वीडियो चल रहे हैं यूट्यूबों पर, देखा जा रहा है क्लास में कि ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जैसे लगता है कि पूरी पूरी किताब छाप देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पढ़ाने से या ऐसे पढ़ने से हमारा मन संतुष्ट तो हो जाएगा, लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। परीक्षा पास करने के लिए अब एक ही विकल्प है हमारे सामने, और वो है केवल और केवल सिलेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल आए हैं, प्रति एग्ज़ाम, हर एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अगर इन ऐसे प्रश्नों को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में देखा जाए तो कम से कम तो 30 से 40% प्रश्न ऐसे होते हैं, 30 से 40 प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं। और यदि हम 150 प्रश्न होते हैं पीसीएस में, अगर 150 में से अगर हम 50 से 60 प्रश्न भी अगर रिपीट हो गए और उसमें से अगर हम 40-45 प्रश्न भी करने में सफल हो गए, तो निश्चित रूप से हम 40-45 प्रश्नों में जो है 20 से 25 प्रश्न जो है, 20 प्रश्न अगर करंट के भी कर लेते हैं तो हमारा 70 पहुंच जाता है। और बाकी और सब्जेक्टों को मैं तैयार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ नए प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो देखा जाए तो हम लोगों के 90+ पहुंच जाएंगे आसानी से। 90-95 आप पहुंच जाते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के योग्य बन जाते हैं। तो अभी ध्यान इतना देना है कि हमें किसी तरह से प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसलिए इस बातों को ध्यान रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं उनको आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न जो है, इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कम से कम 4 या 5 बार से कम पूछा गया है। यानी अगर ये कहें कि हर प्रश्न अगर कोई 5 स्टार है तो कोई 4 स्टार है, इससे कम के प्रश्न नहीं दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को जो थोड़ा हमें लगते तो हैं आसान है, लेकिन वो प्रश्न आसान होते नहीं हैं, तो इनको तैयार करना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है सबकी, जो लोग नई से प्रश्न तैयार किए हैं, जो लोग पूरी किताब पढ़ते हैं या पूरी किताब करने का प्रयास करते हैं या ऐसे प्रश्न करने का प्रयास करते हैं जो वो गलत ही करके आएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को कुछ आसान प्रश्न करने की प्रैक्टिस डालना पड़ेगा। और आसान प्रश्न तभी कर पाएंगे जब हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज भी होगा, या जब हम कोई ऐसे एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ प्रश्न को छाँटे होंगे। ऐसे प्रश्न करके ही हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं जब समय बहुत कम होता है। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, आप लोगों का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? ऑप्शन है फूल, पर्ण, बीज, कली। तो आप लोग विचार कर सकते हैं कि इनमें से कौन सही हो सकता है। फूल सही हो सकता है, पर्ण सही हो सकता है, बीज सही हो सकती है, या फिर कली सही हो सकती है। सोचिए एक बार। आप लोगों को मैं 5 सेकंड 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड बाद इसका आंसर बता दूंगा सीधे सीधे कि भ्रूण जो है जो मिलता है वह बीज में मिलता है। यानी ऑप्शन सी सही है, इसका है ऑप्शन सी
सही है, बीज में ही भ्रूण मिलता है ना। ऑप्शन सी को हम सही कर देते हैं, ऑप्शन सी को हम सही कर देते हैं, टिक कर देते हैं, यानी भ्रूण जो मिलता है वो बीज में मिलता है। दूसरा प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है, या पर ऑक्सीसोम में होता है। कहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण? तो इसका आंसर जो है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट। आप लोग देखते जाइए और प्रश्न पढ़ते पढ़ते इसका आंसर जो है मन में सोचिए और अपने आप को आजमाइए कि आप कितना सही कर पाते हैं। 10 प्रश्न आप लोगों को दूंगा, 10 में से अगर जिसने भी 7 से 8 प्रश्न करने की क्षमता रखता है वो निश्चित रूप से प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई भी है, और जो लोग नहीं करने की क्षमता रखते हैं उन लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा, सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, कौन सी दवा ऐसी है एड्स के लिए जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन है जीडोउडिन, इसको AZT बोलते हैं। बी ऑप्शन है माइकोनाजोल, और सी है नोनाक्सिनॉल 9, और डी ऑप्शन है विराजोल। इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जो बहुत अधिक आजमाई जाती है और बहुत अधिक काम करती है? तो सबसे अच्छी दवा जो है वो ऑप्शन ए सही है, जीडोउडिन। क्या सही है? जीडोउडिन सही है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। लगभग देखा जाए तो हर 1 से 2 दूसरे तीसरे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, प्रश्न रिपीट होता है बार बार। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो पहला प्रश्न है, ए ऑप्शन है 60%, बी है 80%, सी है 90%, और डी है 70%। बताइए इसको, सोचिए एक बार। इसका ऑप्शन है 90%। कितना होता है? 90% सही ऑप्शन इसका है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? आप लोग देख सकते हैं प्रश्न को। ये प्रश्न देखने में आसान है, लेकिन ये प्रश्न हैं बहुत कठिन और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं। बताया अभी कि इसमें जो सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न कम से कम 5 स्टार 4 स्टार प्रश्न हैं, इससे कम के एक भी प्रश्न इसमें नहीं है। ये बहुत ही अनुभव से बनाया गया पेपर है और बहुत ही मेहनत की गई इस पर। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? सोचिए, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 35 ग्राम, या फिर 45 ग्राम? तो इसका ऑप्शन है 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? नंबर 1 आकृति, यकृत। ए ऑप्शन क्या है? यकृत है। नंबर 2 तिल्ली है। नंबर 3 अग्नाशय, और डी इसका है दीर्घ अस्थि। तो कहाँ बनती है लसिका? सोचिए, ये बनती है दीर्घ अस्थि में। कहाँ बनती है? दीर्घ अस्थि में बनती है। इसको भी कई बार रिपीट कर चुका है। और 7वां प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर परीक्षा में ही आता है। ये मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है? मधुसूदनी मतलब इंसुलिन का अंतःस्राव क्या है? ये एक ग्लाइकोलिपिड है, या फिर स्टेरॉल है, या पेप्टाइड है, या फिर वसी अम्ल है? बताइए। ये है क्या? एक पेप्टाइड। क्या? एक पेप्टाइड है। मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है? एक पेप्टाइड है। इसको बहुत बार पूछ चुका है। और अगला प्रश्न जो 8वां प्रश्न है उसको तो पीसीएस में 2-3 बार, पीसीएस का बहुत ही फेवरेट प्रश्न ये है। प्रशीतन जो है, रेफ्रिजरेशन जिसको बोलते हैं, खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे? प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है?
जीवाणुओं को मारकर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ़ की परत से ढककर, या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। जो लोग 1-2 बार पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा ये क्वेश्चन। और ये कितना इम्पोर्टेंट है इसका पता बता ही देते हैं कि ये बार बार पूछता है। पीसीएस का सबसे फेवरेट प्रश्न में से एक है ये। तो इसका आंसर इसका होगा डी, ऑप्शन सही इसका है। कौन सा? डी, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है प्रशीतन खाद्य परीक्षण की मदद करता है। ठीक है। और 9वां प्रश्न आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? आप लोगों को लगेगा कि सबका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और डी है हार्मोन। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारे शरीर में नहीं निर्माण हो पाता, जबकि प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अब इसके बाद आते हैं लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। मनुष्य में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी अंग कौन सा है? यह पीसीएस में 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है अभी 4-5 सालों के अंदर। और मनुष्य में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव अंग कौन सा होता है? इसका पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है मस्तिष्क और चौथा है हृदय। कौन होता है? सोचिए। इसका आंसर है आँख। आँख जो है सर्वाधिक सुप्रभावी अंग है। किससे? जो हानिकारक विकिरण आती हैं, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है उसका, वो हमारे आँखों पर ही पड़ता है। ठीक है। तो ये रहे प्रश्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार रिपीट करिएगा। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के ट्रेंड पर प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है। और आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। अभी हम फ़िलहाल तो साइंस ही कराएंगे, साइंस को ख़त्म करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उनको हम कराएंगे आप लोगों को। इसमें बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होंगे, पूछे जाएंगे। आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोगों को स्वतः मालूम चल जाएगा। ऐसे बोलने को तो हर कोई बोल देता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो फंसा दे प्रश्न वही अच्छा है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसमें से काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए, बार बार रिपीट करिए, बार बार पढ़िए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। ठीक। अब हम यहीं रुकते हैं वीडियो को। जय हिंद, गुड नाइट।